नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज़ होती जा रही है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने 28 दलों को साथ मिलाकर पीएम मोदी के खिलाफ उतरने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। अभी हाल ही में महिला आरक्षण का बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास कर दिया गया है, जिसके बाद महिला वोट को लेकर भी सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 का विजन भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर माहेश्वरी कांत पांडे है। मैं आजमगढ़ से हूँ और वहाँ का जिला उपाध्यक्ष में। सर, 2024 के इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं। दोनों विपक्षी पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। 28 गठबंधन एक साथ मिल गए हैं। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी को इस बार हरा पाएंगे? 28 गठबंधन उनका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है 38-39 लोग हो गए। और दूसरी बात, जो वर्तमान परिवेश है, अगर आप पूरे भारत की गणना करें तो जो उनका गठबंधन हो रहा है वहाँ तो पहले से जो राज्य की पार्टियाँ अपने पहले से उतना हावी हैं, उससे ज़्यादा उनको मिलना नहीं है। और कांग्रेस को जो है 6-7 राज्यों में जो है कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट है। तो मूल प्रश्न ये है कि कांग्रेस कितना अपने को आगे बढ़ा पाएगी। कांग्रेस के जो भी प्रयास कांग्रेस करती है, उनके राष्ट्रीय नेता, प्रमुख नेता राहुल गांधी जी 1 मिनट में उसको जो खत्म कर देते हैं। सर, सनातन को लेकर बयान आए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने बोला है कोरोना बोल दिया सनातन धर्म को, डेंगू बोल दिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे मंदिरों को बोलते हैं कि बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। और डीएमके पार्टी के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कांग्रेस पार्टी वही राहुल गांधी हैं जो जनेऊ धारण करते हैं और अपने आप को अब हिंदू बताते हैं। ये सही कहा आपने। राहुल गांधी जो है अपने को हिंदू बताते हैं, जनेऊ ऊपर पहनते हैं। उनकी बहन भी कहती हैं कि तमाम वीडियो आप लोग देखे होंगे कि हम जो है लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी हम लोगों को सोशल मीडिया पर जो है मिला है कि वह जो है मटन खाते हुए भी मिला है। तो हिंदू हम हैं कि नहीं हैं, यह प्रश्न नहीं है। जो कर्नाटक में द्रविड़ की जो वहाँ पर जो है राजनीति होती है, वास्तव में द्रविड़ भी संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, वह भी हिंदू ही हैं। वहाँ ईसाई मशीनरियों ने जो है दक्षिण भारत में काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ तक 24 का चुनाव का प्रश्न है, आप तमिलनाडु में ही देखिए, जो स्टालिन पाए थे उससे ज़्यादा तो नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार में अपने समीकरणों को साधना था, लेकिन आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जदयू भी समाप्त होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में तो पार्टियां बिखर गई। ऐसी स्थिति में अभी आप तमाम सर्वे आए हुए हैं, जिस सभी सर्वे में पिछला सर्वे जो आया था भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर की सीट दिखा रहा है और गठबंधन भी पूरी तरह से बहुमत में आ रहा है। तो मेरा इतना कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार से बनाएगी। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। उसी का कल रमेश बिदूड़ी साहब, आप ही के पार्टी के हैं, बयान दे देते हैं इस्लाम को लेकर। इस्लाम को लेकर नहीं बोलूँगा, खैर बीएसपी के जो सांसद हैं उनको लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, आपको भी पता होगा कि पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी द्वारा जो है उनको 100 का नोटिस दी गई है, जो 15 दिन में जवाब आएगा। विपक्षी पार्टियों का प्रश्न है। आप लोगों ने देखा होगा कि उदयनिधि स्टालिन ने पूरे सनातन को कोरोना डेंगू से चर्चा कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वह रामचरितमानस के पर सवाल उठाते हैं। यही नहीं, बिहार के भी जो है राजद के शिक्षा मंत्री हैं, वह भी जो है सनातन पर जो है सवाल उठाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जनता इसका जवाब देगी। और भारत में कभी सनातन खत्म नहीं हुआ है, हम सभी लोग सनातनी हैं। सनातन का मतलब होता है कि प्रारंभ और जिसका अंत न हो। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बिदूड़ी साहब को बर्खास्त कर देना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें इलेक्शन भी नहीं लड़ने देना चाहिए। उधर ही ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि ये पूरे इस्लाम को फिर से टारगेट किया जा रहा है। सनातन को लेके जब बयान आते हैं तभी सब शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। जब इस्लाम को लेके, और इस्लाम को लेके भी नहीं, एक व्यक्ति को उन शब्दों से बोला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, उन्हीं की पार्टी के नेता आजम खान ने संसद में क्या क्या नहीं बोला था, संसद में बोला था। तो क्या अखिलेश यादव ने का वो कोई कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी ने 100 का नोटिस दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया?
और जो सनातन पर लगातार टिप्पणियाँ आ रही हैं उस पर, चाहे वह राजद के प्रमुख हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, वो हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इन लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए और कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और होगी भी। 2024 में किस 28 गठबंधन एक साथ मिल गए हैं, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया कि PM मोदी के सामने कौन लड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 14 एंकर्स के बॉयकॉट की लिस्ट निकाली गई थी, सीट शेयरिंग को लेकर कोई लिस्ट नहीं है, PM मोदी के सामने कोई लिस्ट नहीं है। ये उलझलू लिस्टों पे आजकल इंडिया गठबंधन क्या काम कर रहा है? इंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि 3 बैठकें लोग कर चुके, अभी अपना नेता या कन्वीनर कोई नहीं चुन सका। अब वही स्थिति है कि जैसे एक कुर्सी है, उस कुर्सी पर जो है एक बैठने का प्रयास करता है, दूसरा धक्का दे करके जो है दूसरा बैठता है, फिर उसको धक्का देकर तीसरा बैठता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वह जब बने थे, आप लोगों ने देखा उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना, अगर योजनाओं को हम गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और हमारा सबसे नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किया था, तो आपने देखा होगा कि उसी पैटर्न पर चलते हुए यह कांग्रेस के शासनकाल में एक दिन में 9 से 11-12 किलोमीटर ये जो हाईवे बनता था, आज उसकी संख्या जो है 32 से 35 किलोमीटर तक हो गई है। और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि इसको मैं 40 तक ले जाऊंगा। आप भी पत्रकार हैं, देखते होंगे निश्चित रूप से सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई। लेकिन आपने सड़कों की बात की, महंगाई को लेकर बात कर लेते हैं। जब कांग्रेस पार्टी बार बार निशाना साधती है कि अब 1100 का सिलेंडर था, अभी 200 रुपये सस्ते हो गए, 900 का हुआ, 100 के पार पेट्रोल है, टमाटर के हालात आपने देखे थे, तो कांग्रेस का तो सीधा कहना है कि जनता त्रस्त हो गई है, इस बार बदलना चाहती है सरकार को। अच्छा, पेट्रोल का जहाँ तक प्रश्न है, डीजल का प्रश्न है, पेट्रोलियम का, तो मैं तो अगर आपसे कहूँ कि आप उनके विपक्षी दलों की सरकार जो वही राज्य में सरकार है, उन सरकारों की आंकड़ा लेंगे तो उनकी सरकार में जो पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा महंगा है। अभी भारत में अपने यहाँ 91 रुपये डीजल है, 95-99 रुपये जो है पेट्रोल है। लेकिन अभी आप क्या कहते हैं कि राजस्थान जाइए, आपको 110 मिलेगा। अभी आप जो है तमिलनाडु जाइए, आपको 112 मिलेगा। तो अगर उनको महंगाई लग रही है तो निश्चित रूप से उनको पहले अपने राज्यों में कम करना चाहिए, क्योंकि उसको कमी करने के लिए हमारे भारत सरकार ने एक काम किया है। भारत सरकार ने काम किया, एक बार अपना टैक्स घटाया और राज्यों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं जहाँ शासन कर रहे हैं वहाँ भी हटाया। लेकिन कांग्रेसी किसी भी एक राज्य ने कोई भी जो है टैक्स नहीं घटाया। उनके दाम, उनके राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महंगा है। आपने बात की कांग्रेस पार्टी आजकल आम आदमी जनता के बीच जा रही है। राहुल गांधी अभी कूली बने थे, मतलब कूलियों से मिले थे आनंद विहार जाके। उससे पहले हरियाणा गए, धान के खेतों में खेती की, जाके देखा कैसे होता है। उससे पहले एक मैकेनिक की शॉप में चले गए थे। जनता के बीच जा रहे हैं आजकल, क्या लगता है 2024 में प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, जैसे राहुल गांधी की जो छवि है, निश्चित रूप से अब उस शब्द को मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। मेहनती तो हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो बुद्धि है ना वो परिपक्व नहीं है। वो जो भी काम करने के लिए जाते हैं, अभी कूली बनने के लिए गए तो कूली की समस्या क्या है, कूली कैसे काम करता है, ये तो उनको अपनाना चाहिए था पहले। लेकिन आपने देखा होगा जब लेके चल रहे हैं वो खाली डब्बा है, वजन कुछ नहीं, और केवल कूली का भेष धारण किया था। लेकिन वास्तव में कूली का भी रोल वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए। राहुल गांधी जो भी रोल करना चाहते हैं वह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। और यही हम लोग चाहते भी कि राहुल गांधी जो है फ्रंट पर बने रहे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है संसद में, कांग्रेस पार्टी ने उसमें क्रेडिट ले लिया है कि 2010 में उन्हीं की पार्टी इस बिल को लेके आई थी, तो वो जो जीत है कांग्रेस पार्टी की है, मोदी सरकार क्रेडिट ले रही है इसमें। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने सन 74 में परमाणु बम का जो है परीक्षण किया था, लेकिन विदेशी ताकतों के दबाव की वजह से वह जो है परमाणु बम नहीं बना पाई। इसके बाद जो है हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु बम को फिर से परीक्षण करना और परमाणु बम बनाने की बात रखी।
वो काफ़ी समय बीपी सिंह भी थे, उसके बाद नरसिंहा राव जी थे, देवगौड़ा भी थे, सब लोग भी थे, लेकिन कोई हिम्मत विदेशी दबाव की वजह नहीं ले पाया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दबाव को समाप्त करते हुए 98 में परीक्षण भी किया और परमाणु बम भी बना करके घोषित कर दिया कि अब भारत जो है परमाणु देश है। उसी तरह से यह प्रक्रिया सब लोग चाहते हैं, बहुत लंबे से समय से चल रही है, 96 से, और उसके पहले से भी जो महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है। कई बार आए बिल गिर गए, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के संबंध आज जो प्रदर्शनी का कार्यक्रम कर चल रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत ही निडर हैं और बहुत ही हिम्मत के साथ काम करते हैं, और जो मन में ठान लेते हैं वह निश्चित करते हैं। उनकी दूरदर्शिता बहुत है, इसीलिए उन्होंने इस महिला बिल को पास कराया। अब कोई ड्राफ्ट पहले से बनता है। अब जीएसटी का मैटर था, कांग्रेस जीएसटी बनाई, सोची कि ऐसे ऐसे जीएसटी बनाएंगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाई एक देश का। उसी तरह से महिला का आरक्षण का उन्होंने किया जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि आरक्षण प्रदान कर सकें। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है, इसलिए भारत की जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, और उसका भी असर हमारे चुनाव पड़ेगा और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। आपने पीएम मोदी की दूरदर्शिता की बात की। विपक्ष का आरोप है कि अगर ये बिल लाना ही था तो पहले क्यों नहीं लेके आए थे, 19 में क्यों नहीं लेके आए। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 2029 से पहले लागू नहीं होगा क्योंकि परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी। तो ये एक चुनावी खेल है, सिर्फ चुनावी खेल नहीं। जैसे विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए, जितना मैंने अभी गिनाया आपको, उस पर हमेशा कहते हैं कि ये काम इतने दिन के बाद क्यों किया। आप समझिए कि सरकार चलती है, रोड मैप तैयार करती है, कौन सा काम कब होगा वो निश्चित करती है परिस्थितियों के आधार पर। 370 बहुत दिन से हट रहा था, हटा कि नहीं हटा। मेरा सवाल वही होगा ना कि क्या ये चुनावी खेल है, 2029 तक जाएगा जो विपक्ष ने आरोप लगाया नहीं है। एक कदम हम आगे बढ़ गए, अब किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उस आरक्षण को समाप्त किया जाए। निश्चित रूप से हाँ, 2029 में वह लागू होगा, परिसीमन होना है 26 में, और मतगणना होनी है, जनगणना होनी है, तो उसमें समय लगेगा। क्योंकि संसद सदस्यों की संख्या बढ़नी है, तो जब बढ़ जाएगी तो उसके आधार पर फिर रोटेशन के आधार पर जो उसको करके किया जाएगा। ठीक है, 5 साल और इंतजार कर सकती है महिलाएं, लेकिन हो सकता है 4 साल इंतजार करना पड़े, लेकिन कम से कम इतना तो निश्चित हो गया कि अब कोई पार्टी उसका विरोध नहीं कर सकती। उसमें सुधार भले कर दे, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकती। और अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, अनिवार्य हो गया है, इतना तो किया। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।